चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए तो शुरू करें आज की क्लास। कसम खाएंगे जो यहाँ सीखेंगे यही याद करेंगे, ठीक है? प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम चैप्टर के मेन महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले छोटी छोटी चीजें हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले आपको मैंने शुरू हो जाऊं सबसे पहले आपको मैंने रिएक्शन का क्लासिफिकेशन सिखाया और मैं आपसे मान के चल रहा हूं बच्चा घर जाके डेली नोट्स रिवाइज कर रहा है, याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें बिल्कुल क्लियर होती चलती है, अगर शुरू में लापरवाही करी तो फिर बहुत बाद में बहुत बड़ा एक पहाड़ दिखता है, इसलिए करते चले। मैंने आपको केमिकल वर्ड का मतलब बता दिया। लास्ट क्लास में चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आखिरी बेसिक कंसेप्ट चल रहा था एक्टिव मास। सर, एक्टिव मास क्या होता है? सरल भाषा में शुरू हो रहा हूं बच्चे, बेटा आप सब भी सुनिएगा। सरल भाषा में अगर कोई मुझसे बोले एक्टिव मास, क्या बोले? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कंसंट्रेशन, लेकिन उसको हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर रहे हैं, थोड़ा उसको और अच्छे से समझ रहे हैं। एक्टिव मास मतलब किसी भी रिएक्टेंट का वो वाला हिस्सा, वो वाला जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अगर आप कभी रिएक्शन कराते हैं तो सच्चाई में जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने बोला इसके 2 मोल चले गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा केवल बातों में होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। एक साथ अगर आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट के लिए हैं तो 100 के 100 ग्राम टूट के रिएक्शन नहीं करने वाले, पहले 1 ग्राम, फिर 2 ग्राम, फिर 3 ग्राम एंड सो ऑन। रिएक्शन स्टेप वाइज होती हैं, लेकिन हम जाने अनजाने मान के चलते हैं इतना है तो इतना रिएक्शन हो गया। इसीलिए एक्टिव मास को कहा गया दैट पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द। अब निकालें तो निकालें कैसे? तो मैं इस पूरी कहानी को दो हिस्से में क्लासिफाई कर रहा था। सबसे पहला जो हमारा हिस्सा था वो था गैसेज एंड सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा प्यारे बच्चों सुनिएगा, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक बर्तन है, एक बार समझ लो। इसमें इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, कितना है? और मैंने यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया है, उसका मोल है 1 मोल, मान लो। अब इमेजिन करो 1 मोल का आधा हिस्सा रिएक्शन में चला गया। 1 मोल का आधा हिस्सा रिएक्शन में, सुन रहे हो ना? जब 1 मोल का आधा हिस्सा रिएक्शन में चला गया तो दुनिया वालों से पूछा गया बोलो इसका एक्टिव मास क्या है? तो एक्टिव मास की परिभाषा है दैट पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द। तो कितना रिएक्शन हुआ? आधा। तो इसका एक्टिव मास कितना होगा? आधा। कई बार ये हिस्सा बताना उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। उन्होंने कहा एक बात बताओ, आज ये जो गैस का मोल है कितना है? 1। और जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है 1 लीटर। बोलो हाँ या ना? और हम सब जानते हैं कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है। एग्री और नॉट? उन्होंने कहा चाहे ऐसा सोचो, उन्होंने कहा चाहे ऐसा कि आधा हिस्सा चला गया, या ऐसा सोचो, या ऐसा सोचो, या कितने मोल गए? आधे। कितना वॉल्यूम? 1। आधा बटे 1, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम, क्या यही मोलैरिटी है? चाहे हिस्सा बताओ चाहे मोलैरिटी बताओ, वो तो सेम ही आ रहा है। मोलैरिटी को पढ़ना आसान था, मोलैरिटी को समझना आसान था। उन्होंने कहा गैसेस के लिए और सॉल्यूशन के लिए, गैसेस के लिए और जो एक्टिव मास है वही क्या है? कंसंट्रेशन। वही क्या है? मोलैरिटी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इमेजिन करते हैं आज हमारे पास वॉल्यूम है 2 लीटर, कितना है? अब इसमें आपने गैसेस के मोल लिए 1 मोल, मान लो। कितने मोल लिए? अब 1 मोल का आधा हिस्सा रिएक्शन में गया, आधा हिस्सा, मेरी बात समझिएगा, 1 मोल का आधा हिस्सा चलेगा। अब 1 मोल है मगर वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो अगर आधा हिस्सा गया तो सच में हाफ मोल इन 2 लीटर भी तो गया। केवल मोल नहीं देख सकते क्योंकि उसका वॉल्यूम भी एक चीज है जो रिएक्शन में जा रहा है, हाँ या ना? इसीलिए लोगों ने कहा कि गैसेस के लिए और सॉल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा, ऐसा मानो यहाँ पे सॉल्यूशन होता तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता वो भी तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता। तो उन्होंने कहा गैसेस और सॉल्यूशन के लिए, गैसेस और, हम एक्टिव मास को कंसंट्रेशन मान सकते हैं लेकिन मात्र गैसेस के लिए, मात्र। समझते प्यारे बच्चों, आज आपने गैसेस का कंसंट्रेशन निकाला, क्या हम गैसेस का प्रेशर भी निकाल सकते हैं? लेकिन सॉल्यूशन का प्रेशर, मगर गैसेस का प्रेशर। आप सब ने सुना होगा पीवी बराबर एनआरटी, हाँ या ना? क्या प्रेशर मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर आधा मोल जाएगा, आधा मोल, तो प्रेशर भी तो आधा। बोलो हाँ या ना?
यानी आप ऐसा सोच सकते हो कि हिस्सा जो कि कंसंट्रेशन है गैसेस के केस में, वही पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल भी है। यही कारण है जो मैंने लास्ट लाइन आपके कॉपी में लिखवाया था कि गैसेस के लिए एक्टिव मास, क्या बोला मैंने, कंसंट्रेशन भी है और पार्शियल प्रेशर भी है। लेकिन अगर हो केवल सॉल्यूशन, कौन हो, अब उसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट जो आपने लिखा था, फॉर सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन, अगर केवल सॉल्यूशन हो तो अब जो हमारा एक्टिव मास है वो मात्र 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 क्या माना जाएगा, कंसंट्रेशन। लिख लो जरा, फॉर सॉल्यूशन एक्टिव मास इज ओनली कंसंट्रेशन, फॉर सॉल्यूशन एक्टिव मास इज ओनली कंसंट्रेशन। लेकिन गैसेस के लिए कंसंट्रेशन भी है, प्रेशर भी है। रुको, क्या पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला याद है, कितने बताए थे, दो। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पी बराबर सीआरटी। डन। अभी सब पे सवाल देने वाला हूं, ठीक। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं एक्टिव मास, क्या लिखता हूं, तो क्या उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, चाहे हो गैसेस चाहे हो सॉल्यूशन, चाहे हो एक्टिव मास, कंसंट्रेशन तो है ही सही। हाँ ठीक है, गैसेस के लिए प्रेशर भी है मगर कंसंट्रेशन तो दोनों के लिए है। अरे गैसेस का भी तो कंसंट्रेशन उसका एक्टिव मास है और सॉल्यूशन का तो केवल कंसंट्रेशन उसका एक्टिव मास है। मेरे सब समझ पा रहे हैं। अच्छा ये जो कंसंट्रेशन है क्या इसकी यूनिट मोल पर लीटर है, यानी अगर कभी किसी सवाल में मोल पर लीटर लिखा हो तो क्या उसे एक्टिव मास माना जाएगा। अभी आप सब मोल पढ़ के आए हो, उसमें एक रूल बताया था, ग्राम के बाद ऑफ नहीं, तो वो ये जो मोल है क्या इसको मैं कह दूं प्यारे बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल, क्या कह दूं मैं ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, बोलो चलेगा। कुछ पुरानी किताबें, हालांकि एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं लिखा है और नई वाली एनसीईआरटी में भी कहीं पर नहीं लिखा है, उसमें उन्होंने कभी नहीं लिखा, लेकिन पुरानी किताबें और पुराने सवाल हमेशा एक्टिव मास को कई दफा वो एक्टिविटी भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं। तो अगर बोले एक्टिविटी समझ जाना एक्टिव मास, अगर बोले मोल पर लीटर समझ जाना एक्टिव मास, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो समझ जाना एक्टिव मास। गैसेस के लिए क्या है, कंसंट्रेशन भी है, पार्शियल प्रेशर भी है, लेकिन केवल सॉल्यूशन के लिए, याद रहेगा, लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव मास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव मास। मैंने एनसीईआरटी क्रॉस लिखा, मतलब लिख देना एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। मुझे लगा शायद नई वाली एनसीईआरटी में कुछ चेंज किया हो, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस पुराने पोर्शन को डिलीट किया है, बाकी सब एज इट इज रखा है। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब मुझे लगा कि वो शायद क्या पता उन्होंने कुछ चेंज किया हो। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी लिखा था इन अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री, नई वाली में भी लिखा है इन अर्ली डेज ऑफ, डिक्टो सेम। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं कंपेयर कर रहा था, कुछ चेंज किया है क्या, अक्षर नहीं, उन्होंने केवल डिलीट किया है और जो पुराना था उसमें एरर भी चेंज नहीं किया, एज इट इज है। हेलो, लिख लीजिए। बोले क्यों मेहनत करें, बच्चे भी मेहनत नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे। वहां लिख लेना एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ना, एक्टिविटी नहीं लिखा है, लेकिन आपको जब हम सवाल देते हैं ना तो पेपर में मेजर में इधर उधर आपको एक्टिविटी वर्ड देखने को मिल सकता है, चलेगा। फिलहाल गैसेज और सॉल्यूशन केस में एक्टिव मास वर्ड क्लियर है। अभी सवाल देता हूं, आप सब जानते हैं जब रिएक्शन होती है तो गैसेज भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है, कभी कभी सॉलिड भी और कभी कभी प्योर लिक्विड भी। सॉल्यूशन अलग है, प्योर लिक्विड। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एक्टिव मास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव मास फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एक्टिव मास फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस बच्चे ने अभी जस्ट बोला था वो और ध्यान सुनेगा। एक्टिव मास फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, आ जाओ। अब हम एक्टिव मास किसका निकालने वाले हैं, सॉलिड का या लिक्विड का। किसी एक का मैं समझा देता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं सॉलिड का, सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। प्यारे बच्चों इमेजिन करते ये मेरे पास एक सॉलिड है, क्या है ये, आपको इतना तो पता है ना, ये जब सॉलिड है तो लेट्स इमेजिन यहाँ पे 5 मोल है, चलो 1 मोल माना, मान लो, कितना मोल माना, और लेट्स इमेजिन इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, मान लो। बहुत बकवास सा अजम्पशन है मगर मान लो, 1 मोल 1 लीटर सॉलिड, ये कौन सा है सर, पर मान लो ऐसा है, अरे मान लो 1 मोल 1 लीटर का सॉलिड है, मान लो। अब इसको आपने रिएक्शन में भेजा, कहां भेजा, कहां भेजा,
अच्छा, एक मिनट, अगर हम कंसंट्रेशन निकालें, क्या निकालें? तो आज प्यारे बच्चों, क्या इसका कंसंट्रेशन अगर हम निकालें तो क्या नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होगा? क्या नंबर ऑफ मोल 1 और वॉल्यूम 1 यानी क्या कंसंट्रेशन 1 है? ध्यान सुनना, अब इसको रिएक्शन भेजिए, भेज दीजिए। एक साथ पूरा सॉलिड रिएक्शन करने वाला हिस्से में जाएगा। मान लो इसको जिस रिएक्शन में भेजा, इसका आधा हिस्सा रिएक्शन में चला गया। आधा हिस्सा रिएक्शन में, कितना हिस्सा? जब आधा हिस्सा गया तो एक का आधा आधा मोल गया, एक का आधा आधा मोल गया, मगर वॉल्यूम भी तो आधा गया। ये फील कर पा रहे हो? अगर मेरे प्यारे बच्चों ये होता हमारे सामने गैस या होता सॉल्यूशन, तो केवल मोल चेंज होता, मैंने मिटा दिया है, केवल मोल चेंज होता, उसमें वॉल्यूम चेंज होने वाला। जो मैंने डायग्राम बनाया था, अरे क्लास में आते ही डायग्राम बनाया था ना। अगर गैसीय सिस्टम है तो इमेजिन करते हैं इसमें एक मोल है। कितना मोल है? अगर इस बर्तन का वॉल्यूम 1 लीटर है और आधा मोल रिएक्शन में गया तो वॉल्यूम एक का आधा लीटर होने वाला। मगर अगर वो सॉलिड है तो क्या मोल के साथ वॉल्यूम भी बदलेगा? बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात फील कर पा रहे हैं? अब सुनना, कितना मोल चला गया? आधा। कितना वॉल्यूम चला गया? चलेगा। अब अगर आप इसका कंसंट्रेशन निकालो, क्या निकालो? तो बोलो कितना आएगा? आधा अपॉन आधा कितना आया? 1। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमेशा 1 मोल 1 लीटर हो कोई जरूरी? एक दूसरा केस इमेजिन करते हैं। इमेजिन करो मेरे पास एक सॉलिड है, मान लो इसके 5 मोल है, मान लो इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, मान लो, मान लिया। रिएक्शन के पहले क्या इसका कंसंट्रेशन निकाल लोगे? 5/2 कितना आया? 2.5। डन। अब मान लो इसका भी आधा हिस्सा रिएक्शन में चला गया, मान लो आधा रिएक्शन में, कितना हिस्सा? 5 का आधा। ध्यान सुनना, क्या इसका 2.5 चला गया? कितना लीटर था? तो आधा गया तो ये भी आधा जाएगा। मैं जानबूझ के आधा ले रहा हूँ, 1/4 लूंगा तो फिर इसका भी 1/4 करना पड़ेगा। कैलकुलेशन टिपिकल होगी, कंसेप्ट वही होगा। बोलो हाँ या ना। आधा गया, वॉल्यूम भी आधा गया। अब जरा कंसंट्रेशन निकालो, 2.5 अपॉन 1 यानी कितना आया? रिएक्शन के पहले कंसंट्रेशन, आधा हिस्सा जाने के बाद, और आधा गया तो, और आधा गया तो, क्या कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट है? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड केस में जब उसका मास जाएगा तो साथ में वॉल्यूम भी जाएगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन बदलने वाला। इसे ऐसा भी सोचा जा सकता है। कैसा सोचा जा सकता है प्यारे बच्चों? आप सबने कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है? क्या कंसंट्रेशन इक्वल टू n by v होता है? क्या कल मैंने आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला डेंसिटी वाला पढ़ाया था? कितनों को याद है? बोल के बताओ, बोल के बताओ। डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000। अगर डेंसिटी ग्राम पर ml में है, अगर ग्राम पर लीटर में 1000 की आवश्यकता। अभी मैंने 1000 लिख दिया, चलेगा? पूरी क्लास का ध्यान मुझे, 1000 ही तो था, एक जीरो आ रहा था। खैर, डेंसिटी क्या लिखी है? ग्राम पर ml। क्या ये मॉलिक्यूलर मास है? अगर प्योर सॉलिड होगा, चलो जरा पानी की डेंसिटी बताओ। 1 ग्राम, आधे लीटर की, 1 बूंद की, 10 ml की। पानी की मात्रा बदलेगी मगर डेंसिटी बदलने वाली। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कतरे कतरे की, वही है। एग्री और नॉट? पानी का मॉलिक्यूलर मास, आपके घर वाले पानी का, अमेरिका वाले का, वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन के आता है, मॉलिक्यूलर मास बदलने वाला, मतलब डेंसिटी बदलने वाला। सुनिएगा, डेंसिटी बदलने वाला, मॉलिक्यूलर मास बदलने वाला। किसके केस में? चाहे हो सॉलिड चाहे हो, एक लाइन बोलता हूं, कैच करना पूरी क्लास। क्या किसी भी प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा? क्या होगा? नाउ लिसन केयरफुली। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। गलत। केमिकल इक्विलिब्रियम। गलत। गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। गलत। हमारे चैप्टर का नाम है, सुनिएगा, एक साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग एंड वागे, तो वागे साहब। तो बेसिकली आप जो काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कुछ ही देर में रंग लेने वाला है, वो पूरा का पूरा काइनेटिक्स वो पढ़ते हो जिसे वागे साहब ने बनाया है। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान सुनिएगा, जिसे वागे साहब ने, हम अपना लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। काइनेटिक्स के अगर आप हाई लेवल किताबें पढ़े तो और भी कई तरह तरह के मायने, अभी हल्का सा मैं झलक दिखाऊंगा। लेकिन हम लोग जो काइनेटिक्स, हम लोग जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, जो काइनेटिक्स से निकल के आएगा वो दिया हुआ है वागे साहब का। किसका दिया है? वागे साहब ने। क्या बोला मैंने?
क्योंकि मेरे शब्दों सुनिएगा, वागे साहब ने मतलब जिसने इसको बनाया, जो आपके सिलेबस में है, जिसकी बातें आप पढ़ रहे हो, उसने, क्योंकि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट हुआ करता था, तो कांस्टेंट कुछ मानेंगे, कुछ मानना पड़ेगा। 5 ले, 10 ले, 20 ले, 25 ले, 2.5 ले, पौने ले, उन्होंने माना। उन्होंने किसने माना? वागे साहब। आपके सिलेबस में जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, जो वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसमें प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के एक्टिव मास को 1 माना गया। 1 1 मतलब वागे साहब के केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के एक्टिव मास को कितना माना हुआ? सच में वो 1 है कि कांस्टेंट है? अगर एक ऑप्शन कांस्टेंट है, एक ऑप्शन 1 है, क्या टिक करके आओगे? लेकिन कांस्टेंट क्या टिक करके आओगे? 1, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो वागे साहब का सिलेबस है। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, जितना बोलूं उतना लिखना। फॉर प्योर सॉलिड लिख लिया था, बस ये लाइन लिख दो, बस ये लाइन, C इज इक्वल टू, वो तो फील कराया, इसको लिख लीजिए, C इज इक्वल टू N/V, जैसा बोर्ड पे लिखा है। वागे साहब, गुल्डबर्ग एंड वागे, मतलब एक्चुअल में ऐसा नाम था, गुल्डबर्ग एंड पीटर वागे करके था, पर हम इसको वागे साहब बोलते हैं बस, ठीक? क्या बोलेंगे? वागे साहब। वागले नहीं, वागे। आपने प्योर मराठी बना दिया इनको, है? बोले सर अपने ही क्षेत्र के थे सर। लिखिए जरा, वो महाराष्ट्र में होता ना सरनेम वगैरह, वागले ऐसा करके। हाँ तो अपना थोड़ा इंडियन टच आ जाता है। हाँ अपने ही है सर। लिख लिया होगा सबने? लिखिएगा, नीचे एक लाइन लिखिएगा। बोलूं? क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट था, इसके आगे, वागे साहब के आगे, क्योंकि कंसंट्रेशन, कुछ बच्चों ने बोलना क्या सीखा, कुछ भी बोलते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन, लिखिए, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट था, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट था, इसलिए उसे 1 एज्यूम किया गया। क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट था, इसलिए उसे 1 एज्यूम किया गया, इसलिए उसे 1 एज्यूम किया गया। कहीं साइड में बादल बना के लिखिएगा। अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में, थोड़ा बादल बड़ा है ना? अगर ऑप्शन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास, अगर ऑप्शन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास का ऑप्शन कांस्टेंट और 1 दोनों है, का ऑप्शन कांस्टेंट और 1 दोनों है, मतलब ऑप्शन में कांस्टेंट भी है और, तो प्रायोरिटी में, तो प्रायोरिटी में कांस्टेंट ही आंसर होगा। तो प्रायोरिटी में कांस्टेंट ही आंसर होगा। मैं अपने शब्दों को क्लियर कह देता हूं। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट था कि 1 था? कांस्टेंट, उसे 1 माना गया है, और मानने वाले व्यक्ति कौन थे? वागे साहब। अब सुनो, आप जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो वो किसका बनाया हुआ है? वागे साहब। कैसे बनाया अभी फील कराता हूं, मगर उन्होंने हमेशा क्या माना? 1। 1 मानने के पीछे का कारण भी समझ में आएगा, लेकिन अभी मान के चलना ये माना गया है। इज दिस क्लियर? अगर आप समझ पाए हैं तो क्या कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? लिखिएगा पहला सवाल, हमेशा की तरह आंसर बोलना नहीं। लिखिएगा 10 ग्राम, ए सरल भाषा में एक्टिव मास बोले तो कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना? आसान है कि नहीं है? लिखो जरा, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास पता है ना? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 2 लीटर कंटेनर, present in 2 liter container, then active mass of calcium carbonate will be, then active mass of calcium carbonate will be, सर हमसे एक्टिव मास पूछा है, मतलब हमसे कंसंट्रेशन पूछा है,
कंसंट्रेशन बोले तो N by V, नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 2 लीटर है, सब बढ़िया है। आ गया आंसर क्या बच्चों? एंड आंसर इज 1 by, कितने बच्चों का आंसर आया है? रेज योर हैंड जल्दी से। अरे आया होगा, आया कि नहीं आया? नहीं आया। और आपका जवाब सरासर क्यों गलत है? अरे वो चूना पत्थर है। क्या है वो? नहीं समझ पाए। और अगर वो सॉलिड है तो क्या उसका एक्टिव मास कांस्टेंट होगा? और उसे हम क्या मान सकते हैं? 1। लिख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड। पहला सवाल लगा बन जाएगा, है ना? लिखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कहीं साइड में लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, सो एक्टिव मास विल बी कांस्टेंट। लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल, फाइंड एक्टिव मास ऑफ, फाइंड एक्टिव मास ऑफ नंबर 1 7 ग्राम ऑफ N2, नंबर 2 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2, नंबर 3 48 ग्राम ऑफ O3 present in, present in 2 liter container, present in 2 liter container। वेरी वेरी सिंपल बच्चों, करते चलिए फटाफट। सवाल आपसे पूछा एक्टिव मास, एक्टिव मास गैस का पूछा, सॉल्यूशन का गैस का। तो याद रखिएगा गैसेस का एक्टिव मास दो चीजें होती हैं, समय आने पे वो कंसंट्रेशन भी होता है और समय आने पे वो पार्शियल प्रेशर भी होता है। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन है तो कंसंट्रेशन निकालिए, प्रेशर की इंफॉर्मेशन है तो प्रेशर निकालिए। बन गया होगा बेटा? सभी लोग जल्दी जल्दी। अरे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, दिमाग में सेट करो ना, पर्यायवाची है कंसंट्रेशन एक्टिव मास। चलिए टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। पहला, अच्छा ये तीनों का वॉल्यूम कितना बोला है? 2 लीटर। और गैसेस का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही होता है। तो सबसे पहले मुझे पता है एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन, हाँ या ना? सर पार्शियल प्रेशर भी तो हो सकता था, तो उसके लिए कुछ प्रेशर की बातें करनी थी, नहीं किया तो मैं भी तो कंसंट्रेशन सोचूंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड जल्दी से? पूरी क्लास चाहिए थी भाई इसमें। एक्टिव मास कंसंट्रेशन यानी N by V, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। चलेगा? सॉल्व कर लोगे? यही छोड़ रहा हूं मैं, कर लोगे ना? जो भी आएगा दूसरा कर लोगे ना बच्चों? एक्टिव मास दूसरे का कंसंट्रेशन, फिर से फॉर्मूला N by V, नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 2। हेलो, थर्ड पार्ट कर लोगे? बोलो कितना आया? 48 अपॉन 48 अपॉन 1 बाई, आसान है क्या? लिखो जरा अगला सवाल, बोलो। कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ 1.5 ग्राम एसिटिक एसिड, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ 1.5 ग्राम एसिटिक एसिड present in, present in 3 liter aqueous solution, present in 3 liter aqueous solution। अब समझना पड़ेगा, सवाल में आपको क्या बोला है? सॉल्यूशन। और अगर मेरे भाई उसने सॉल्यूशन बोला है तो आपके दिमाग में तुरंत कंसेप्ट आना चाहिए कि सॉल्यूशन के लिए जो एक्टिव मास होता है वही कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन जाने अनजाने में मोलैरिटी होता है, जिसका फॉर्मूला N by V होता है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो हाँ या ना? कितना ग्राम दे रखा है? 1.5। मॉलिक्यूलर मास 7, वॉल्यूम कितना? 3। कर लोगे बच्चों? यहां से हटाइए, नीचे लगाइए, 54 कर लोगे क्या? जो भी आया, कितना आया बता दीजिए? 1 बाई, इज दिस क्लियर? क्या यूनिट क्या लिखोगे?
मोल पर लीटर। आसान है क्या? सारी बातों की एक बार पूरी क्लास रिपीट करेगी। गैसेस के लिए एक्टिव मास क्या क्या है? कंसंट्रेशन भी है, पार्शियल प्रेशर भी है। सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास, प्योर सॉलिड के लिए कांस्टेंट, प्योर सॉलिड के लिए, लेकिन अपने सिलेबस में क्या मानते हैं? वन। प्योर लिक्विड के लिए कांस्टेंट, क्या मानते हैं? वन। डन। एक आखिरी सवाल लिखो जरा जल्दी से, बोलो। इफ डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 0.014 ग्राम पर ml, if density of nitrogen gas is 0.014 gram per ml, then calculate activity of then calculate activity of, ये क्या है activity? Then calculate activity of nitrogen gas, then calculate activity of nitrogen gas। बन गया क्या? मैंने तो वॉल्यूम बताया ही नहीं। बस ये फॉर्मूले जब तक ऐसे न याद होंगे जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तब तक चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, याद रखना। मैंने चैप्टर को 3 हिस्से में डिवाइड किया है, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल एंड लास्ट में लॉ ऑफ आयाना। अभी थ्योरेटिकल हिस्सा चल रहा, छोटी छोटी बातें हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कितने बच्चों से बन गया रेज योर हैंड? डेंसिटी सुनते ही फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया? बस ये मुझे चाहिए, डेंसिटी सुनते ही मन में खट से फॉर्मूला, C बराबर D/m। सही है गलत? सही है गलत? सर 1000 भी तो आएगा। शानदार मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी कितना है? 0.014, मॉलिक्यूलर मास 28 इंटू 1000। अरे आसान है क्या? अब ये ना कहना है फॉर्मूला याद नहीं आया, तभी मैं कह रहा हूं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो पहले। ये जो आपको लगता है ना मुझे याद है, छोटी छोटी बातें याद करनी पड़ेंगी, नहीं समझ पाए। चलिए आप सबके सामने, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1/2 यूनिट मोल पर लीटर। कोई दिक्कत? आ जाओ जरा समझते अपने चैप्टर में अभी तक क्या क्या कर लिया। लिख लिया? आगे बढ़ू? आइए जरा प्यारे बच्चों, क्या मैंने आपको केमिकल वर्ड समझा दिया? कॉपी में लिखेंगे, आ जाओ जरा। केमिकल में जब भी रिएक्शन बोला जाएगा, किस्सा सारा क्लियर है, बीच में बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब हम पहुंचने वाले हैं अगले पड़ाव की ओर, दैट इज इक्विलिब्रियम। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। सबसे पहले मन में सवाल लाइए, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्यों है? इक्विलिब्रियम कैसे आता है? जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या क्या होता है? और ऐसी कौन कौन सी खासियत है जो इक्विलिब्रियम को खास बनाती है? क्यों ऐसा इक्विलिब्रियम को पढ़ा जाता है? आखिर इक्विलिब्रियम को पढ़ने की आवश्यकता क्या है? मैं सभी बातों कवर करता हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। मन में पहला सवाल इक्विलिब्रियम क्या है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, क्या क्यों कैसे, यही तो दुनिया का बेसिक सवाल है। अरे हाँ या ना? जरा सुनिएगा, मैंने लिखा इक्विलिब्रियम, क्या लिखा? उसके बाद मैंने लिखा इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी ये कोई स्टेट है, यानी ये कोई अवस्था है, ये कोई सिचुएशन है, ये कोई एक मोमेंट है जो रिएक्शन के जीवन में आता है। क्या आता है ये समझाने के लिए मैं आप सबको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस एक्सपेरिमेंट में जितनी बातें आप सबके सामने आए आप उसे याद करेंगे, चलेगा? सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। क्या आप सब काइनेटिक्स पढ़ के आए हो? एक सवाल पूछता हूं मैं, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? रेट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही को भी हम लोग ट्रू यस बोल सकते हैं, ठीक ना? कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है? किसी भी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पक्का? कंसंट्रेशन के बदलने से रेट बदलता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है R प्रोपोर्शनल टू C की पावर 1 है, हो सकता है R प्रोपोर्शनल C की पावर 0.1 है। ए ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो। यस और नो? यस और नो? आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मान लो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, ए से बना, और पल भर के लिए मान लीजिए ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। मान लो, क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? क्यों है? क्योंकि वो है। अगर ये रिवर्सिबल है तो क्या फॉरवर्ड में जाएगी? क्या बैकवर्ड में भी आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है सर, वो रिवर्सिबल है सर। अरे हाँ या ना?
आइए जरा, अब रिएक्शन की शुरुआत होती है। एक बात बताओ, रिएक्शन की शुरुआत में रिएक्टेंट होगा कि प्रोडक्ट होगा? यहां मैंने लिखा आपके सामने t बराबर 0 पे, मान लो इसके मोल है 100। अरे मान लो ए, रिएक्टेंट के मोल कितने? एक्टिव मास मोल होता है कि कंसंट्रेशन? एक्टिव मास मोल होता है कंसंट्रेशन। चलेगा? गैसेस के केस में कंसंट्रेशन भी है, पार्शियल प्रेशर भी है। बार बार बुलवार होता कि दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद हो जाए, लेकिन सॉल्यूशन केस में मात्र कंसंट्रेशन। चलेगा? जब भी मैं कुछ ना बोलूं इस पूरे चैप्टर में, हमेशा किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट आप गैसियस मानोगे। क्या मानोगे? क्योंकि हमारा सिलेबस इक्विलिब्रियम नहीं है, हमारा सिलेबस केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, हमारा सिलेबस है गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, हमारा सिलेबस है वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है हमारा सिलेबस? इसीलिए अजम्पशन होगा, अगर किसी भी फिजिकल स्टेट कहीं पे स्पेसिफाई नहीं है, उसे हमेशा क्या मानोगे? गैसियस। ए गैस मानो, सॉलिड मानो, लिक्विड मानो गैस। चलेगा? आइए जरा, t बराबर 0 पे कितने मोल है? 100। रिएक्शन शुरू करो। शुरू हो गई। क्या धीरे क्या धीरे धीरे रिएक्शन में रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, प्रोडक्ट बनेगा? शुरू में किसकी रफ्तार होगी? रिएक्टेंट की कि प्रोडक्ट की? t बराबर 0 पे कहानी यहां से शुरू होगी कि यहां से? तो इसकी रफ्तार होगी, किसकी होगी? इसकी। डन। मान लो प्यारे बच्चों, शुरू में इसकी रफ्तार है 10 मोल पर सेकंड, मान लो। क्या फील है इसका? 1 सेकंड में 10 मोल। अच्छा, मान लो रफ्तार है 1 मोल पर सेकंड, मान लो। अब क्या फील है? 2 सेकंड में, 10 सेकंड में। अब सुना ध्यान से, हमने रिएक्शन 10 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया, 10 सेकंड के बाद तो इसके बचे थे 90। कितने बचे थे? क्या t बराबर 0 पे 0 होगा? क्या ये 10 बन जाएगा? अब बताओ, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट, तो क्या प्रोडक्ट का अमाउंट आने लगा? इसके अंदर स्वभाव था बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का। जैसे ही प्रोडक्ट बनने लगा, इसको याद आएगा, अरे मैं तो वो हूं जो उधर भी जा सकता हूं। अरे हाँ या ना? क्या रिएक्शन बैकवर्ड में शुरू हो जाएगी? अब सुनना ध्यान से, जैसे जैसे रिएक्शन बैकवर्ड, 10 सेकंड के बाद तो इसके बचे थे 90। कितने बचे थे? क्या t बराबर 0 पे 0 होगा? क्या ये 10 बन जाएगा? अब बताओ, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट, तो क्या प्रोडक्ट का अमाउंट आने लगा? इसके अंदर स्वभाव था बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का। जैसे ही प्रोडक्ट बनने लगा, इसको याद आएगा, अरे मैं तो वो हूं जो उधर भी जा सकता हूं। अरे हाँ या ना? क्या रिएक्शन बैकवर्ड में शुरू हो जाएगी? अब सुनना ध्यान से, जैसे जैसे रिएक्शन बैकवर्ड में शुरू होगी, बैकवर्ड में आगे जाने की रफ्तार, पीछे t बराबर 0 पे आगे जाने की रफ्तार थी कि पीछे आने की? लेकिन जैसे जैसे समय के साथ प्रोडक्ट बनता, क्या पीछे जाने की रफ्तार आएगी? बोलो ना यार। सुनिएगा, 10 सेकंड में कितने मोल चले गए? 10। अब बताओ इसकी कंसंट्रेशन। अब जितनी इसकी रफ्तार 100 पे थी, उतनी ही रफ्तार 90 पे होगी, उससे कम होगी। कंसंट्रेशन घटा है तो रफ्तार। क्या समय के साथ रिएक्टेंट की रफ्तार घट रही है? क्या समय के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है? क्या समय के साथ प्रोडक्ट का मोल बढ़ रहा है? क्या समय के साथ प्रोडक्ट की रफ्तार बढ़ेगी? ये समय के साथ घटता, ये समय के साथ बढ़ता। पढ़ लो बेटा, काम आएगा। क्या t बराबर 20 सेकंड पर मन नहीं करता? क्या t बराबर 20 सेकंड पर, आप सबका ध्यान चाहिए, कितने सेकंड? 10 सेकंड में कितने मोल गए थे? 10। अब बताओ, 10 जाएंगे, 10 से कम जाएंगे? आधों को फील ही नहीं आ रहा है। 10 से क्यों? जितनी रफ्तार से पहले रिएक्शन चली थी, वो रफ्तार नहीं है। जो बातें पहले हुआ करती थी, वो बातें नहीं है। क्या प्यारे बच्चों, उससे कम मोल जाएगा? एक नंबर बोलो जो आपको आसान लगता हो। 8। सॉल्व आपको ही करना, याद रखना, सोच समझ के नंबर बोलना। हाँ, 8 बोला आपने। 90 माइनस 8। चलो खैर, मैं समझ गया आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, रुक जाओ। थोड़ा अजीब लगा। आज 8 बोल के यहाँ परेशान हुए, तो अभी कुछ देर में और 7, 7:30 आता तो और परेशान होंगे। अब मेरे शब्दों को सुनना। मान लो, क्या बोला? यहाँ 8 ही मोल गए, मान लो। लेकिन मैं नंबर आसान बनाने के लिए यहाँ पे पल भर के लिए आपके सामने लिख रहा हूँ 80। क्या लिख रहा हूँ? लेकिन सच मुझे 80 नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए था आपके हिसाब से? 82। 90 माइनस 8। हाँ, पूछ रहा हूं मैं आपसे।
82 लिखना था, पर मैंने क्या लिखा, ताकि थोड़ा बोलना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए, वरना बोल भी ना पाएंगे, सॉल्व भी ना कर पाएंगे, है ना। अब सुना ध्यान से, समझना मेरी बात को, ठीक। यहां से कितने गए वैसे, टोटल 10 गए और कितने गए 8, 10 गए, फिर कितने गए, कितने बनेंगे 8 गए, 18 बनेंगे। लेकिन मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहां लिख देता हूं 20। अब समझ जाना, जा कितने रहे वो मेरे मन में है, राइट। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं नंबर ऐसा लिख रहा हूं, चलेगा, चलेगा। लिसन केयरफुली, कितने सेकंड बीत गए, क्या समय के साथ इसकी रफ्तार घट रही, ये रिएक्टेंट है इसकी रफ्तार घट रही, ये प्रोड इसकी रफ्तार, पहले ये 0 रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ा होगा, क्या समय के साथ इसके जाने की रफ्तार घट रही। आपने देखा t बराबर 30 सेकंड पे, कहा देखा, लेट्स इमेजिन ये हो गया 70 मान लो, और ये हो गया मान लो। अब फिर आपने देखा t बराबर 40 सेकंड पे, मान लो, मान लिया। अब मेरे शब्दों को सुना ध्यान पे, जैसे मैंने 40 सेकंड बोला, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, पल भर के लिए मान लो मैंने लिखा 40, क्या लिखा, पहले बताओ ये संभव है कि नहीं है, रुकना। अब यही फील कराना चाहता हूँ, आप काइनेटिक्स पढ़ के आए हैं, जैसे सुनो ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बदल रहा, कंसंट्रेशन रफ्तार बदल रही, एग्री और नॉट। लेकिन जितना कंसंट्रेशन बदला उतना ही रफ्तार बदले ऐसा कोई जरूरी, हो सकता है शुरू में रफ्तार ऐसे घटी, बाद में ऐसे घटी, शुरू में रफ्तार ऐसे बढ़ी, बाद में ऐसे बढ़ी। ये कोई नियम नहीं होता कि 1 मोल घटेगा तो रफ्तार भी 1 बढ़ेगा, ऐसा कोई नियम। इसको पहले एक्सेप्ट करो, इसको पहले एक्सेप्ट करो, जितना कंसंट्रेशन घटा उतना ही रफ्तार बढ़े, ऐसा कोई नियम। आप ये सोचते हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, लगता है दुनिया कितनी आसान है, आपको ऐसा लगता है 10 10 घटा, 10 10 बढ़ा, 10 9 8 7 रफ्तार भी घट रही है, ऐसा कोई होता। आपको क्या लग रहा, अभी कंसंट्रेशन कितना है 100, तो रफ्तार है 10 मान लो। अब कंसंट्रेशन 90, तो रफ्तार हो गई 90 9, अरे 100 में 10 तो 90 में कंसंट्रेशन, तो रफ्तार हो गई कंसंट्रेशन, तो रफ्तार हो गई कंसंट्रेशन 60, तो रफ्तार हो गई। अरे बोलो ना, आपको ऐसा लगता है दुनिया इतनी आसान है, कंसंट्रेशन हो गई 60, कंसंट्रेशन हो गई 40, कंसंट्रेशन हो गई 50, अरे हाँ या ना। रुको ध्यान से, कंसंट्रेशन कितनी हुई, तो जाने की रफ्तार 5, कंसंट्रेशन घटेगा तो रफ्तार, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार। अब यहाँ पे जब आए तो जाने की रफ्तार 5, आने की रफ्तार, और मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनिएगा, रफ्तार 5 होने के लिए यही कंसंट्रेशन हो कोई जरूरी, डिक्टो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। इस चीज को समझाने के लिए मैं ये वैल्यूज को ऐसे ना लिख के कुछ ऐसे लिखता हूं, सुनिएगा। मैं इन वैल्यूज को ऐसे ना लिख के कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, कैसे, लिसन केयरफुली। टी बराबर 20 सेकंड, अरे हाँ या ना। जब टी बराबर 20 सेकंड आया मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ देर पहले आपने कितने मोल भेजे थे, 100 90, यहाँ पे कितने बचे 80, भेजे हैं कि बचे हुए, ये क्या है, और इधर बने हुए, याद आ रहा है, यहां लिख दूं मैं 20। अब t बराबर 30 सेकंड पे अगर मैं आपके सामने यहां 60 लिख दूं, क्या आपको आपत्ति है, बस यही सुनना था मुझे। सर डिक्टो सेम बदले कोई जरूरी, ये रिएक्शन का स्वभाव है। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इन चीजों को अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। हमेशा लीनियर वेरिएशन हो कोई जरूरी। आ जाओ जरा, 30 सेकंड पे कितने मोल हो गए 60, इसके कितने, अरे मान लो। अब रिएक्शन आई 40 सेकंड पे, कहां पे आई, नाउ लिसन केयरफुली, जब 40 सेकंड पे आई तो इसके हो गए 40 मोल मान लो, इसके हो गए मान लो। नाउ लिसन केयरफुली, आज कंसंट्रेशन कितना है 40, मोल कितना है 40, वॉल्यूम मान लो 1 लीटर मान लो, तो कंसंट्रेशन 40, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब 40 है, कंसंट्रेशन जब 40, जाने की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड। क्या ये संभव है कि नहीं है, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा होता। 40 पर भी रफ्तार 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, सहमत हो कि नहीं हो, पक्का। कंसंट्रेशन कितनी हो गई 40, जाने की रफ्तार 5 मोल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने मोल गए। और जब इसके हैं 60, जब इसके हैं, तो इसके आने की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड। बोलो ये हो सकता है, 101% हो सकता है सर। रफ्तार कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रेट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नहीं समझ पाए, क्या बोला, रिपीट करो, रेट इज, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा कोई जरूरी इस रुकना। अब यही फील कराना चाहता हूं, आप काइनेटिक्स पढ़ के आए हैं, जैसे सुनो ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बदल रहा, कंसंट्रेशन रफ्तार बदल रही, एग्री और नॉट? लेकिन जितना कंसंट्रेशन बदला उतना ही रफ्तार बदले ऐसा कोई जरूरी हो सकता है। शुरू में रफ्तार ऐसे घटी, बाद में ऐसे घटी, शुरू में रफ्तार ऐसे बढ़ी, बाद में ऐसे बढ़ी। ये कोई नियम नहीं होता कि एक मोल घटेगा तो रफ्तार भी एक बढ़ेगा, ऐसा कोई नियम। इसको पहले एक्सेप्ट करो, इसको पहले एक्सेप्ट करो। जितना कंसंट्रेशन घटा उतना ही रफ्तार बढ़े, ऐसा कोई नियम। आप ये सोचते हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, लगता है दुनिया कितनी आसान है, आपको ऐसा लगता है 10-10 घटा, 10-10 बढ़ा, 10-9-8-7 रफ्तार भी घट रही है, ऐसा कोई होता? आपको क्या लग रहा है अभी कंसंट्रेशन कितना है? 100, तो रफ्तार है 10 मान लो। अब कंसंट्रेशन 90, तो रफ्तार हो गई 90 9। अरे 100 में 10 तो 90 में कंसंट्रेशन, तो रफ्तार हो गई कंसंट्रेशन, तो रफ्तार हो गई कंसंट्रेशन 60, तो रफ्तार हो गई। अरे बोलो ना, आपको ऐसा लगता है दुनिया इतनी आसान है? कंसंट्रेशन हो गई 60, कंसंट्रेशन हो गई 40, कंसंट्रेशन हो गई 50। अरे हाँ या ना? रुको ध्यान से, कंसंट्रेशन कितनी हुई? तो जाने की रफ्तार 5, कंसंट्रेशन घटेगा तो रफ्तार, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार। अब यहाँ पे जब आए तो जाने की रफ्तार 5, आने की रफ्तार, और मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनिएगा, रफ्तार 5 होने के लिए यही कंसंट्रेशन हो कोई जरूरी डिक्टो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। इस चीज को समझाने के लिए मैं ये वैल्यूज को ऐसे ना लिख के कुछ ऐसे लिखता हूं, सुनिएगा। मैं इन वैल्यूज को ऐसे ना लिख के कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, कैसे? लिसन केयरफुली। टी बराबर 20 सेकंड, अरे हाँ या ना? जब टी बराबर 20 सेकंड आया मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ देर पहले आपने कितने मोल भेजे थे? 100, 90, यहाँ पे कितने बचे? 80। भेजे हैं कि बचे हुए? ये क्या है? और इधर बने हुए, याद आ रहा है? यहां लिख दूं मैं 20। अब t बराबर 30 सेकंड पे अगर मैं आपके सामने यहां 60 लिख दूं, क्या आपको आपत्ति है? बस यही सुनना था मुझे। सर डिक्टो सेम बदले कोई जरूरी, ये रिएक्शन का स्वभाव है। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इन चीजों को अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हमेशा लीनियर वेरिएशन हो कोई जरूरी। आ जाओ जरा, 30 सेकंड पे कितने मोल हो गए? 60। इसके कितने? अरे मान लो। अब रिएक्शन आई 40 सेकंड पे, कहां पे आई? नाउ लिसन केयरफुली, जब 40 सेकंड पे आई तो इसके हो गए 40 मोल, मान लो। इसके हो गए, मान लो। नाउ लिसन केयरफुली, आज कंसंट्रेशन कितना है? 40, मोल कितना है? 40, वॉल्यूम मान लो 1 लीटर मान लो, तो कंसंट्रेशन 40, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब 40 है, कंसंट्रेशन जब 40, जाने की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड। क्या ये संभव है कि नहीं है? है, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा होता। 40 पर भी रफ्तार 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता? सहमत हो कि नहीं हो? पक्का? कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 40, जाने की रफ्तार 5 मोल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने मोल गए? और जब इसके हैं 60, जब इसके हैं, तो इसके आने की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड। बोलो ये हो सकता है? 101% हो सकता है सर। रफ्तार कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रेट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नहीं समझ पाए? क्या बोला? रिपीट करो। रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा कोई जरूरी। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने वैल्यू जानबूझ के ऐसी लिखी, वरना मुझे सिंपल करना होता 50 लिख के भी समझा देता। जब आप वैल्यू देखोगे आपको याद आएगा सर ने ऐसा क्यों किया। फिलहाल आज इसके कितने मोल है? 40। कितने मोल है? मान लो जब इसके 40 मोल है, इसके जाने की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड, अरे मान लो, और इसके रफ्तार आने की है 5 मोल पर सेकंड, मान लो। कितने मोल जा रहे हैं? कितने मोल आ रहे हैं? क्या ये समय के साथ घट रहा था? क्या ये समय के साथ बढ़ रहा था? क्योंकि इसकी रफ्तार बढ़ रही थी। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 5, 100। अरे हाँ या ना? तो रफ्तार थी 10, 9, 8, 7, कहाँ आके रुका? 5 पे। कितने मोल जा रहे हैं? 5। कितने मोल आ रहे हैं? अब बताओ, जितने गए उतने आए कि नहीं आए? कितने गए? कितने आए? आपको ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नजर आएगा? क्या बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नजर आएगा? एक रिवर्सिबल रिएक्शन जब होती है तो धीरे धीरे उसके जीवन में कैसा समय आता है? धीरे धीरे उसके जीवन में कैसा, उस समय के बाद उसकी कंसंट्रेशन में, उसकी,
या ऐसी कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसे आप उसमें कोई चेंज समझ में नहीं आता है। क्या समय के साथ घट रहा था? अचानक से घटते घटते 40 पे सब कुछ थम सा जाएगा? क्या समय के साथ बढ़ रहा था? बढ़ते बढ़ते सब कुछ थम सा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना मोल जाएगा उतना ही मोल, क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हुआ? मैं एक लाइन कह रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। किसी ने मुझसे पूछा इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम, मैंने कहा इक्विलिब्रियम वो लम्हा, वो वो पल, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण। क्या बोला मैंने? वो लम्हा, वो लम्हा, इसको लम्हा बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं, पल बोल सकते हैं, क्षण बोल सकते हैं, मोमेंट बोल सकते हैं। वो लम्हा, वो पल, वो क्षण। जब कोई घटते घटते रुक सा जाएगा, कोई बढ़ते बढ़ते थम सा जाएगा। जब कोई घटते घटते, कंसंट्रेशन कितना हो गया? 40, कितना हो गया? 60। कंसंट्रेशन घटते घटते कांस्टेंट हो, कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण ही इक्विलिब्रियम क्या है? हमने पूछा काइनेटिक्स से। किससे पूछा? क्या आप सबने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है? हमने कहा सर। क्या बोला? आपकी नजर में इक्विलिब्रियम क्या है? आपकी नजर में इक्विलिब्रियम? तो काइनेटिक्स ने कहा वो लम्हा, वो पल, वो क्षण। क्या बोला? वो लम्हा, वो पल, वो, जब आर एफ बराबर आर बी हो, जितना जाएगा उतना। क्या आप सबने नेट आर ओ आर पढ़ा है? क्या आप सबने केमिकल काइनेटिक्स के आखिरी हिस्से में नेट आर ओ आर पढ़ा था? नहीं याद आ रहा है? याद दिलाता हूं। 5+3 याद है वो नंबर? आप खूब हंसे थे, क्या पूछ रहे हो हमसे? 5-3 नहीं याद आया? भूल गए आप यार। कितनों को याद है? रेजर हैंड जल्दी से। नहीं याद है क्या? केमिकल काइनेटिक्स में सबसे लास्ट में पॉइंट बताया था, लास्ट में रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स है या ना? समझ पा रहे हो क्या? जरा सुनिएगा। कितने मोल आगे जा रहे हैं? 5। कितने मोल पीछे आ रहे हैं? 5। नेट आरओआर कितना? नेट आरओआर, आर एफ जीरो नहीं है, आरबी जीरो, लेकिन नेट आरओआर जीरो है। हमने पूछा काइनेटिक्स से इक्विलिब्रियम क्या है? तो काइनेटिक्स ने कहा वो लम्हा, वो पल, वो, जब आर एफ बराबर आरबी हो, नेट आरओआर बराबर जीरो हो, जितना जाएगा उतना ही, वही इक्विलिब्रियम क्या है? हमने पूछा इलेक्ट्रो से। किससे पूछा? सर। क्या पूछा? आपकी नजर में इक्विलिब्रियम क्या है? तो इलेक्ट्रो ने कहा बल्ब जलते जलते, बल्ब जलते जलते, बल्ब जलते जलते बुझ जाएगा। ई सेल बराबर जीरो याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? कितनों को याद है? रेजर हैंड जल्दी से। याद आया क्या? जब ई सेल बराबर जीरो हो, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, जब ई सेल बराबर जीरो हो, वही इक्विलिब्रियम क्या है? हमने पूछा थर्मो से। किससे पूछा? एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, सुना है? इसको आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक? इसका फील बताऊंगा थर्मो में। कहां बताऊंगा? पर यहां नहीं बताऊंगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। हमने पूछा थर्मो से। किससे पूछा? सर आपकी नजर में इक्विलिब्रियम क्या है? आपकी नजर में इक्विलिब्रियम, आपकी नजर में इक्विलिब्रियम। थर्मो में फैक्ट आता है एंट्रोपी का, सुना है? उसमें आपसे कहा जाता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार, अरे हाँ या ना? तो थर्मो कहता है वो लम्हा, वो पल, वो क्षण। क्या कहता है? वो लम्हा, वो पल, वो, जब एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते, एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो, ये क्या लिखा मैंने? एस सिस्टम, मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एस सराउंडिंग एंट्रोपी ऑफ, नहीं लग रहा आपको? अच्छा सूर्य लिख दिया क्या? एस सराउंडिंग। अब लग रहा है आपको? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ, चलेगा? तो थर्मो में ऐसा हमको फील कराऊंगा कि दुनिया की एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते ऐसा नहीं कि अनंत हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ थम सा जाएगा। ऐसा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है ब्रह्मांड में भी एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ थम सा जाएगा। ये जो चीजें हो रही है, अचानक से एक दिन आप चलते रहोगे, चलते चलते रुक जाओगे। हवा बहते बहते एक दिन रुक जाएगी। धरती घूमते घूमते एक दिन रुक जाएगी। ऐसा होने वाला है, ऐसा थर्मो कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक? आइए जरा। तो थर्मो कहता है कि जब एंट्रोपी होगा मैक्सिमम, जब एंट्रोपी होगा, एंट्रोपी होगा, सुनिएगा, उसने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया? इक्विलिब्रियम को। नाउ एंट्रोपी इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा एंट्रोपी बढ़ने वाली, ये वही वाली बात है, बच्चे के नंबर बढ़ते बढ़ते हो गए 100। कितने हो गए? 100 में 100। अब उसके नंबर में कोई चेंज आएगा? चाहे अब और 10 घंटे पढ़े, चाहे अब और 20 घंटे पढ़े, अब नंबर में परिवर्तन आने वाला। जब इक्विलिब्रियम आएगा, क्या डेल्टा एस टोटल बराबर जीरो हो?
वहीं पे कंसेप्ट आता है गिब्स फ्री एनर्जी का। किसका आता है? फील कराऊंगा, भी मानना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा, क्लियर कर शब्दों में फील कराऊंगा थर्मो में, चलेगा? थर्मो कहता है जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम, जब भी आएगा, जब भी गिब्स फ्री एनर्जी समय के साथ घटती है, गिब्स फ्री एनर्जी समय के साथ, तो थर्मो कहता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी और वहां पे डेल्टा जी कितना हो जाएगा? 0। थर्मो ने कहा वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, वो लम्हा, वो पल, वो जब एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी और जब गिब्स फ्री एनर्जी घटते घटते मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण इक्विलिब्रियम कहलाएगा। हम क्या पूछ रहे हैं? इक्विलिब्रियम। हमने पूछा काइनेटिक्स से, किससे पूछा? क्या बोला? क्लियर है? हमने पूछा इलेक्ट्रो से, क्लियर है? हमने पूछा थर्मो से, क्लियर है? लास्ट में जब हम सबसे पूछ चुके तो हमने पूछा खुद से इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम, तो हमने कहा वो लम्हा, वो पल, वो लम्हा, वो पल, वो जब सब कुछ थम सा, हमारी आंखों को अंतर समझ में नहीं, कोई घटते घटते थम जाएगा, कोई बढ़ते बढ़ते थम जाएगा, अगर रंग बदल रहा होगा तो रंग बदलना भी थम सा, हमारी आंखों को अंतर समझ में नहीं आएगा, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, बोले इक्विलिब्रियम क्या है? वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, जब सब कुछ थम सा जाएगा, वही इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इक्विलिब्रियम है क्या? वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, बस यही सुनाना था, चलेगा? कॉपी में लिखिएगा जल्दी से, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अब कॉपी में लिखिएगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अच्छा, अभी इस पूरी किस्से में कैटलिस्ट का आना बाकी है, अभी हम देखेंगे सब कुछ थम सा गया। लिखो, जल्दी लिखिए, जल्दी से, पहले इसको लिख लो, एक सवाल लिख लो, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, लिखिए व्हाट इज इक्विलिब्रियम, जल्दी से। व्हाट इज इक्विलिब्रियम लिखना। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंट। बच्चों बिजली की रफ्तार से लिखिए। कुछ बच्चे पेन में लिख के आए बिजली की रफ्तार, सर उसी से लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, आपकी स्पीड होनी चाहिए, रफ है ना। देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट में पहले एक्सपेरिमेंट लिखना, मैंने जानबूझ के नंबर लिखा है, यहाँ है 40, यहाँ है 60, भूल मत जाना। और कितने सेकंड में इक्विलिब्रियम आया है? 40। ये नंबर सेट कर लो, 40 सेकंड में आया था और रिएक्टेंट था 40, प्रोडक्ट है 60। लिख लिया बच्चों? साइड में पॉइंट लिखिएगा, इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, बेटा रो नहीं लिखना, शुरू करो। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन एट विच, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन एट विच concentration becomes constant, at which concentration becomes constant। ये जो आपने लाइन लिखी है ना, concentration becomes constant, इसको बढ़िया से सजा दो, at which concentration becomes constant। वहां पे डिजाइन बना दो, इतने बना दो कि पन्ने पलटे तो आपकी नजरें वहां पहुंच जाए। कंसंट्रेशन बिकम्स, याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का इक्वल होना जरूरी, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ 50-50 नहीं लिखा, वरना 50-50 लिखता तो आपको लगता हमेशा सर ने इक्वल किया था ना, मैंने कांस्टेंट किया है, इसके बाद बदला नहीं है, इसके बाद डॉट 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 भी है बेटा, है ना, वही चला जा रहा है, वही चला जा रहा है, चलेगा? तो इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन एट व्हिच द कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट एंड ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टीज का मतलब बता पाएंगे? जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। क्या आप रंग मेजर कर लेते हैं? रंग सर थोड़ा सा 10% नीला है, ऐसा कुछ रंग नहीं मेजर कर पाते? सर उसके पास ज्यादा नीला है, सर यहाँ कम नीला है, ऐसा तो नहीं है? कुछ बच्चे मेजर कर लेते हैं, लिखिए एंड ऑल, लिखो एंड ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो सवाल पूछता है डेंसिटी, सवाल पूछता है वॉल्यूम, सवाल पूछता है मोल,
ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, देखो ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, अब किसे नाप सकते हैं आप खुद से पूछिएगा। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट, याद रखना। वो लम्हा, वो पल, वो क्षण जिसे आप मेजर करते हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा, वही इक्विलिब्रियम कहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, थोड़ा जल्दी लिख लो बच्चों। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स मतलब इक्विलिब्रियम को सबने अपने अपने अंदाज में डिफाइन किया, मैं कहना ये चाहता था। अब सवाल ये था कि हम किस अंदाज को चुने, तो हमारे सिलेबस ने चुना वागे साहब के अंदाज को, और वागे साहब का अंदाज था काइनेटिक्स का अंदाज। क्या पता वागे साहब को थर्मो बहुत अच्छा लगता, तो उनका अंदाज हो जाता थर्मो का, समझ पा रहे हैं? फिर आपकी पूरी कहानी थर्मो में चलती है, लेकिन अभी फिलहाल आपकी पूरी कहानी कहां चल रही है? काइनेटिक्स में। लिखिएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, जैसा लिखा वैसा लिख लीजिए। आर एफ बराबर आरबी है। अब बहुत ध्यान सुनना, मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पर रेट इक्वल होता है कि कांस्टेंट होता है? रेट इक्वल होता है कि कांस्टेंट होता है? एक बार फिर से, कंसंट्रेशन इक्वल है कि कांस्टेंट? मेजरेबल प्रॉपर्टीज इक्वल है कि कांस्टेंट? इक्वल हो भी सकता है और, मगर उसे कांस्टेंट होना। रेट बताओ इक्वल है कि कांस्टेंट? मेरे लाला अगर वो इक्वल है तो कांस्टेंट भी तो है। हाँ, 5 5 इक्वल भी है, 5 5 कांस्टेंट भी है। नहीं समझे? रेट को इक्वल भी होना पड़ेगा, कांस्टेंट भी होना पड़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन और बाकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज केवल कांस्टेंट होना पड़ेगा। कब? एट इक्विलिब्रियम। एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए चलती ही तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। कभी न कभी आता है, मगर जब आता है तो ऐसा ऐसा हो जाता है। क्या आप इक्विलिब्रियम फील कर पा रहे हैं? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो, इक्वल एंड कांस्टेंट, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मो, इसको फील कराऊंगा थर्मो में, लिख देना फील करेंगे थर्मो में। तो जब भी आप नोट्स के पन्ने फील कर पा रहे हैं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो, इक्वल एंड कांस्टेंट, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मो, इसको फील कराऊंगा थर्मो में, लिख देना फील करेंगे थर्मो में। तो जब भी आप नोट्स के पन्ने पलटना सिलेबस खत्म होने के बाद, तो साथ में थर्मो के पन्ने भी पलटना। क्यों ऐसा होता है? गिब्स फ्री एनर्जी घट, याद रखना ये एनसीईआरटी में लिखी है लाइन, किसी का ध्यान नहीं जाता, पढ़िएगा। गिब्स फ्री एनर्जी विल बी मिनिमम एट इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, चेंज नजर नहीं आएगा। गिब्स घटते घटते मिनिमम हो जाएगा, चेंज नजर नहीं आएगा। वो लम्हा, वो पल, वो क्षण ही इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लिख लिया होगा बच्चों? कोई दिक्कत? तो हमने पूछा काइनेटिक से, हमने पूछा इलेक्ट्रो से, हमने पूछा थर्मो से, अंत में हमने पूछा खुद से। लेकिन आपने जो खुद से पूछा वो किसी ने ना पूछा, इसलिए उसको हम नहीं लिखने वाले, चलेगा? हमने केवल वही लिखा कॉपी में जो काम का है। इज दिस क्लियर? आपने जो खुद से पूछा वो फील के लिए था, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण जब सब कुछ थमसा, वही इक्विलिब्रियम कहे। जीवन बढ़िया चल रहा था, इतने में आपने उतारा कैटलिस्ट को। किसे उतारा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या सबको कैटलिस्ट याद है? कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के जीवन में आता है, उसे नई राह दिखाता है, जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता है, जिस पर चलकर एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसका बनना पहले से आसान हो जाता है। वो सब्सटेंस जो रफ्तार को घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं, क्योंकि वो ईए को घटाते हैं, वही कैटलिस्ट कहलाते हैं। रुको, आप सबने काइनेटिक्स पढ़ा है? क्या काइनेटिक्स में आप सबने ऐसा ग्राफ बनाया था? देख तो लो बेटा, ऐसा बनाया था, बनाया था, याद है?
जब आपने कैटलिस्ट लगाया, क्या लगाया, तो क्या नया ग्राफ ऐसा आया था? अब जो पूछू बताना, जीवन में कैटलिस्ट आएगा, नई राह, आरएफ बढ़ाएगा कि आरबी बढ़ाएगा? सोच के जवाब देना। सोचने के लिए छत देखना पड़ता है, स्कूल का पेपर है क्या कि सवाल का आंसर नहीं बन रहा, छत देख रहे हैं, फिर ऐसे देख रहे हैं? इधर देख के जवाब दीजिए ना। रुको 1 मिनट, इधर से ब्रेकर छोटा कि इधर से? तो आरएफ बढ़ाएगा कि आरबी बढ़ाएगा? आइए जरा, आप सबका ध्यान चाहिए प्यारे बच्चों, समझ पाना तो हाँ कहना, सब लोग जल्दी से आ जाइए जरा। ये रिएक्शन हो रही थी, इसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट मिलाया, हील करना वरना बस रटना पड़ेगा, फिर मजा नहीं आएगा। थोड़ा कैटलिस्ट मिलाइए। क्या मिलाया? तो आगे जाने की रफ्तार बढ़ाएगा कि पीछे आने की? लेकिन टी बराबर 0 पर, टी बराबर केवल रिएक्टेंट, साथ में चलेंगे, केवल रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? तो टी बराबर 0 पे रिएक्टेंट घटना शुरू होगा कि प्रोडक्ट बनना शुरू होगा? सबसे पहले घटना होगा कि सबसे पहले बनना? तो वो किसकी रफ्तार को पहले बढ़ाएगा? रिएक्टेंट को। प्रोडक्ट की रफ्तार तो 0 से शुरू होगी, हाँ या ना? मतलब अगर पहले 10 सेकंड में, लेट्स इमेजिन 10 सेकंड में, लेट्स इमेजिन कितने मोल गए? 10। कितने मोल गए? कैटलिस्ट मिलाओ, अब जाएंगे 20। कितने जाएंगे? क्योंकि उसने घटने की रफ्तार को बढ़ा दिया, बढ़ने की रफ्तार को। जब कैटलिस्ट नहीं था, ये रिएक्टेंट था ऊपर, प्रोडक्ट था ऐसे घटता था, ऐसे बढ़ता था, ऐसे घटता था, ऐसे बढ़ता। समझ पा रहे क्या? जीवन चल रहा था, इतने में कैटलिस्ट आया। कौन आया? ये फिर से ऊपर कैसे पहुंच गया? वही सिचुएशन है ना, जैसे कैटलिस्ट आया तेजी से घटेगा, तेजी से बढ़ेगा। लेकिन मेरे शब्दों को बहुत ध्यान सुना, अब जो कहने वाला हूं फील आए तो हाँ कहिएगा। क्या ये तेजी से घटेगा? क्या ये तेजी से बढ़े? जब कैटलिस्ट नहीं था तो इक्विलिब्रियम 40 सेकंड में आया करता था। जब जीवन में कैटलिस्ट आएगा, फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। जो जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हुआ करता था वही होगा, बस फर्क कितना होगा, जो काम पहले 40 पे होता था वो पहले होगा। नहीं समझे? इक्वल तो यही होना है, पहले ऐसे घटा करते थे, अब ऐसे हो गए, आके इक्वल तो वही होंगे ना यार। लिसन केयरफुली, कैटलिस्ट क्या बोला? आरएफ को भी बढ़ाता है, आरबी को भी बढ़ाता है। जो हो रहा था उसे जल्दी करवाता है, लेकिन जो जो इक्विलिब्रियम पे होना था वही होता है, उसे बदलता नहीं है। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट। जैसे बोलू वैसे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट। बोलू उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट increases, first point, catalyst increases RF। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, catalyst increases RF as well as RB। catalyst increases RF as well as RB। catalyst increases RF as well as, क्या कैटलिस्ट रफ्तार को बढ़ाता है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम आता कि नहीं आता? आता है, मगर जितनी देर में पहले आता था उससे पहले। लिखिएगा कैटलिस्ट रिड्यूसेस द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट reduces the time to attain equilibrium। जो हो रहा था वही होता है, जैसे हो रहा था वैसे ही होता है, बस फर्क इतना होता है, जल्दी होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ पाए क्या? तो कैटलिस्ट रिड्यूसेस द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। लिखिएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटलिस्ट। अभी लिखवा देता हूं, कुछ देर फिल कराऊंगा। कैटलिस्ट will not, catalyst will not change, catalyst will not change concentration at equilibrium। इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है? catalyst will not change concentration at, मतलब वो इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन को बदलेगा। 40 और 60 या 60 और 40 पे इक्विलिब्रियम आना था,
40 या 60 या 60 या 40 पे इक्विलिब्रियम तो उसी पे आएगा। बस पहले 40 सेकंड पे आता था, तो लेट्स इमेजिन 25 पे आएगा मान लो, मगर आएगा वैसा ही जैसा पहले आया करता। इज दिस क्लियर? लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज कंसंट्रेशन एट। मुझे बताओ, क्या कैटलिस्ट कभी रफ्तार को घटाता है? जो रफ्तार को घटाता है वो कैटलिस्ट नहीं इनहिबिटर कहलाता है। लिखिएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटलिस्ट विल नेवर नेवर catalyst will never decreases RF और RB। ना तो RF को घटाएगा, ना तो RB को घटाएगा। वो जो रफ्तार को घटाता है वो कैटलिस्ट नहीं, कलंक है वो कैटलिस्ट के नाम पे। तभी लोगों ने उसका नाम बदल दिया। क्या नाम रखा? इनहिबिटर। समझ पा रहे हैं क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में आने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आने वाला है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अभी लिखवा देता हूं, कुछ दिन फील कराऊंगा, ठीक? कैटलिस्ट लिखो लाला, कैटलिस्ट will not change, catalyst will not change equilibrium constant। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलने वाला नहीं है। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं बदलता, कैसे नहीं बदलता, बताऊंगा। अभी दिमाग में सेट करना, जो जैसे होता था वैसे ही होता है। बस जब हुआ करता था पहले होता है, इतना ही काम कैटलिस्ट करता है और कुछ नहीं करता है। कितना प्यारा सब्सटेंस है, नहीं? आता है, रफ्तार बढ़ा के चला जाता है, जो जैसा था उसको वैसा ही छोड़ जाता है। अरे हाँ या ना? अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आइए जरा प्यारे बच्चों, सब लोग बोर्ड पे। बच्चों थक गए क्या? आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हमारे मन में क्या सवाल चल रहा? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? क्या चल रहा? व्हाट इज? तो काइनेटिक्स से पूछा, थर्मो से पूछा, सबसे पूछा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब प्यारे बच्चों आओ, इसी कहानी को हम कुछ एक ग्राफ के माध्यम से समझते। सबका ध्यान बोर्ड चाहिए, बाद में लिखना, पहले समझ लो। आ जाओ, आ जाओ बेटा। अब मैं ये समझाने वाला हूं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ग्राफ की नजरों से। किसकी नजरों से? तो सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। किसमें बनाया? कंसंट्रेशन वर्सेस, मतलब अब मैं ग्राफ में रिएक्टेंट भी बनाऊंगा, प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, चलेगा? आओ जरा सब लोग बोर्ड पे आओ बेटा। मैंने लिखा यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखा टाइम, चलेगा? समय समय के साथ घटता है। आधे तो आंख बंद करके यस सर, यस सर। बेटा सोच के बोलो। समय समय के साथ घटता है। थोड़ा सोच के बोलो बेटा, तो निष्कर्ष से सुन के बोलना है, ठीक? आइए जरा, समय समय के साथ एक बार एक्सेप्शन था ना, वो घट गया था। तो आइए फिलहाल यहाँ पे हमने लिखा कंसंट्रेशन। क्या लिखा? कंसंट्रेशन। अब एक बात बताओ, समय के साथ रिएक्टेंट घट रहा है, स्लाइड बदलना पड़ता है। रिएक्टेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है? और प्रोडक्ट? किस्सा कहां से शुरू हुआ? सब कुछ कहां थम गया? कहां थमा? आओ बच्चों आओ, यहां लिखा मैंने 100। क्या लिखा? थक गए क्या? समय के साथ घट रहा है, ये है रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू है। आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा, ठीक? घट रहा है, 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 घट रहा है। रिएक्टेंट घटते घटते कितना हुआ था? 40 यहाँ कहीं होगा बेटा, 0 से तो ऊपर होगा। यहाँ कहीं 40 मान लो, चलेगा? बोलो बेटा। ग्राफ छोटा दिख रहा है क्या? नहीं दिखे तो बताओ, पीछे वालों बोलो दिख रहा है बेटा? कहते सर मन की आंखों से देख लेते, कोई टेंशन नहीं। दिख रहा है क्या? सर कभी कोशिश ही नहीं करी देखने की, सर पता ही नहीं चला। आइए, क्या यहाँ पे घटते घटते 40 हो गया था? अब इधर बढ़ाते, बढ़ाए क्या? अच्छा, प्रोडक्ट कहां से बढ़ाऊं, 15 से कि 20 से? 0 से बढ़ाऊं? 0, 10, 20, 30। अच्छा प्रोडक्ट, एक मिनट, हाँ 100 में लग गया, धागा तक पहुंच जाओ, है ना? रुको। अच्छा प्रोडक्ट 0, अरे बेटा 60 ही तक आया था, 40 तक आया था? आधे वैल्यू भूल गए, जो लोग भूल गए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अच्छा बताओ, जब प्रोडक्ट बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? अच्छा, प्रोडक्ट बढ़ा दूं क्या? बढ़ा रहा हूं, देखो 0, 10, 20, 30, 40, उसके बाद 50, 60, यहाँ कहीं 60 मान लो, ऐसे कहीं यहाँ तक पहुंचा?
जैसे हो गया 60, बोले अब ना बदलेंगे। क्या बोला उसने? क्या ग्राफ कांस्टेंट चलेगा? जैसे हो गया 40, क्या ग्राफ कांस्टेंट चलेगा? यार ये बच्चों जरा सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हो क्या? ये मैं क्या बना रहा हूं? बहुत अच्छे, क्यों बना रहा हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं ग्राफ की नजरों में इक्विलिब्रियम क्या है। चलेगा? सर आप ये क्यों समझाना चाहते हो? क्योंकि आपको समझना है, इस पे सवाल आता है। ठीक है बेटा, आइए जरा। क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया? क्या कंसंट्रेशन घटते घटते कांस्टेंट? क्या ये वाला जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट है? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की है? तो ये वाला जो समय है, क्या यही वो लम्हा, वो पल, वो क्षण है जिस पे चलेगा? एक बात बताओ, कंसंट्रेशन हमेशा 60 और 40 हो, किसी किताब में लिखा था? 50 और 50 भी हो, 60 और 40 भी हो। दुनिया वाले, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पूछ लूं क्या? क्या ग्राफ ऐसा हो सकता है? घटते घटते 50, बढ़ते बढ़ते 50 के बाद बदलना बदल गया? बोलो ना। मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, क्या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्या कंसंट्रेशन वर्सेस, घटते घटते हो जाए 60, बढ़ते बढ़ते हो जाए 40, क्या ऐसा हो सकता है? इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है, ज्यादा कम भी हो सकता है, मगर जब भी इक्विलिब्रियम आएगा कांस्टेंट होगा, इसकी गारंटी है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। लिखिए जल्दी जल्दी। इसमें ग्राफ का सिस्टम नहीं, क्या सीधे ग्राफ ही आ जाए, क्लिक करो तो आता है क्या? कहाँ है? ओह वाओ, थैंक यू बच्चों, आपने वाह यार। अपना हाल वो हो रखा है, बच्चों को मोबाइल मिलता नहीं, अपने से सीखते रहते हैं। आज ये चलाना सीख लिया। अब ये बनाने का सिस्टम नहीं है क्या? सर आप ज्यादा उम्मीद कर रहे हो हैं? लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। सर इतना भी उम्मीद मत करिए, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, है ना? लिखिए जरा। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, द कंसेप्ट इज कंसंट्रेशन को कांस्टेंट होना पड़ेगा, राइट? एक ग्राफ और है, नेक्स्ट स्लाइड बना रहा हूं। ऑनलाइन वालों सो गए क्या? आज तो सच में बच्चों आप जवाब ही नहीं दे रहे हो यार। अच्छा जग रहे हो रोशन, बहुत बढ़िया। हाँ रोशन करो, रोशन सबको। यस, लिख लिया होगा सबने। चलिए एक ग्राफ और बनाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ छोटा सा बना दो। आप पढ़ रहे हैं वो आगे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा मैंने आपको 3 ग्राफ बताए, कितने बताए? 3, रट लीजिएगा। अभी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बताया भाई साहब, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख ले। कहीं साइड में एक बार फिर से बादल बना के लिख देना, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। आसान है क्या कहानी?
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ बनाते हैं। अच्छा एक मिनट, ये सारा किस्सा चल रहा विदाउट कैटलिस्ट है ना? अभी कैटलिस्ट नहीं आया, अभी आएगा तो उसको भी देख लेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा ग्राफ ये ऊपर बना है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? अभी आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगा, आधो को लग रहा हाँ ये कोई चीज है ग्राफ, अभी हमसे बन जाएगा। अभी चेक करते हैं आपको। डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेट वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ हमने बनाया रेट वर्सेस टाइम। अब सब लोग बोर्ड पे आ जाना एक बार। दूसरा ग्राफ हम किस में बना रहे हैं? रेट वर्सेस टाइम। आ जाओ बच्चों, आ गए? इधर लिखा मैंने रेट, क्या लिखा? और इधर लिखा मैंने टाइम, ठीक है? यह है हमारा t बराबर 0, हाँ या ना? एक सवाल का जवाब देना, t बराबर 0 पे रिएक्टेंट की रफ्तार रही होगी कि प्रोडक्ट की? तो ऊपर रिएक्टेंट शुरू करूं कि प्रोडक्ट? प्रोडक्ट की रफ्तार तो 0 रही होगी। 0 1 2 3 4 5, 10 9 8 7 6 5, समझ पाए? आ जाओ जरा, 10 तो ऊपर शुरू कर दूं, 10 9 8 7 6। हेलो, रुको, मैं लीनियर बनाऊं क्या? कोई जरूरी हो भी सकता है। क्या मुझे एक जनरल कर्व बनाना है? केमिकल काइनेटिक्स याद आ रहा है? नहीं समझे? ये रेट है कि कंसंट्रेशन है? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? कैसे पता फॉरवर्ड? समय के साथ घट रहा है। ये समय के साथ क्यों घट रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है। क्या प्रोडक्ट का मैं रेट नीचे से बनाऊं? क्या ये समय के साथ बढ़ रहा है? बढ़ते बढ़ते हो गया कांस्टेंट। क्या यही होगा ग्राफ? रेट को इक्वल भी होना पड़ेगा, कांस्टेंट भी होना पड़ेगा। कंसंट्रेशन को केवल कांस्टेंट होना है। नहीं समझे? ऐसा ग्राफ कभी भी रेट में आने वाला? अगर कभी भी रेट में ग्राफ आएगा, आई एम डैम श्योर उसे कांस्टेंट भी होना पड़ेगा, उसे इक्वल भी होना पड़ेगा। घटते घटते हो गया 5, बढ़ते बढ़ते हो गया 5, 5 मोल पर सेकंड जाएगा तो 5 मोल पर सेकंड। हमें अंतर समझ में नहीं आएगा, वो लम्हा वो पल वो क्षण ही तो दुनिया वालों इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इज दिस क्लियर? सारी बातों की एक बात, कंसंट्रेशन या एनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज का कांस्टेंट होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी, मगर रेट को इक्वल भी होना पड़ेगा, कांस्टेंट भी होना पड़ेगा। याद कर पाओगे? इतना तो कर ही लेंगे, न जाने क्या क्या रट लेते हैं सर आप भी। लिख लिया होगा? अब इन सब के जीवन में आया कैटलिस्ट। कौन आया? आओ देखते हैं, जब कैटलिस्ट आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। अक्सर बच्चे कुछ गलत याद किए होते हैं, आप सबका ध्यान चाहिए होगा, ठीक? बना लिया होगा? चलो, रेट वर्सेस टाइम का ही ग्राफ बना रहा हूं जब कैटलिस्ट आ गया। यही लिख देता हूं बगल में, आप लोग कॉपी में अलग से हेडिंग डाल के लिखना, रेट वर्सेस टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कॉपी में अलग से हेडिंग डालना, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आओ जरा सब लोग, इसी बना देता हूं मैं, ठीक? बना दूं? ये जो ग्राफ है ये विदाउट कैटलिस्ट है कि विद कैटलिस्ट? विदाउट। प्लीज मुझे आपका फील चाहिए तो मजा आएगा, देखना। आ जाओ। अब यहां पे मान लो शुरू में रफ्तार थी 10 मोल पर सेकंड। कितनी थी? ज्यादा बोल दिया, 1 मोल पर सेकंड मान लो, जब कैटलिस्ट नहीं था। अब कैटलिस्ट मिलाओ तो रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? तो अगर रफ्तार बढ़ी तो ग्राफ ऊपर से बनाओ कि नीचे से? ऊपर से। इज दिस क्लियर? जब रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या ग्राफ ऊपर से बनेगा? जिन बच्चों को रटा है वो ग्राफ देखने के बाद तुरंत कहेंगे सर ये कैसे बना। आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा, ठीक? चलेगा? सुनिएगा ध्यान से, t बराबर 0 पे क्या रिएक्टेंट तेजी से घटेगा? अब समझना, इसको एक वैल्यू दो, मान लो 10 है, 5 है, 1 है, जो मानना है। मान लो t बराबर 0 पे वो रिएक्टेंट की रफ्तार बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, 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 तेजी से घटेगा। तो ग्राफ नीचे से बनाओ कि ऊपर से? फील आए तो ही कहना। क्यों बनाओ ऊपर से?
सर तेजी पहले जाने की रफ्तार थी 1 मोल पर सेकंड, 2 मोल पर सेकंड हो गई ना, तो 2 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। अब घटेगा, बोलो हाँ या ना? तेजी से घटेगा नहीं घटेगा? तेजी से दन 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 घटेगा, यस और नो? अच्छा, अब ये तो हो गया आर एफ, ऊपर वाला ग्राफ सबको दिख रहा है क्या? ये हो गया हमारा आर एफ। क्या हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऊपर से क्यों बनाया? फील आया? आधी जनता रेट वर्सेस टाइम में भी ऐसा ग्राफ बनाती है, उनको रटा होता है, इसे ऐसे बना देते हैं। अरे लाला ये कहां से आप रफ्तार घटा कहां से रहे हो? कैटलिस्ट रफ्तार बढ़ाता है घटाता है? तो रफ्तार बढ़ना ग्राफ ऊपर होगा नीचे होगा? इसलिए कह रहा हूं लिसन केयरफुली, चलेगा? अब वो ग्राफ क्या है, ये क्या है, ध्यान सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाया। ये पीला पीला रिएक्टेंट का है कि प्रोडक्ट का? मतलब फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। चलेगा? इससे मैंने बोला आर एफ डैश, चलेगा? अब बैकवर्ड में आओ, बताओ टी बराबर 0 पे प्रोडक्ट 0 होगा? बैकवर्ड की रफ्तार तो 0 से ही शुरू होगी, लेकिन प्रोडक्ट जब क्योंकि नहीं था तो उसकी रफ्तार तो शुरू तो 0 से होगी, लेकिन जो रिएक्टेंट होगा वो पहले से था, उसकी रफ्तार तेजी शुरू होगी। जब मैं बैकवर्ड बनाऊंगा तो बैकवर्ड को और ऊपर से बनाऊं नीचे से बनाऊं कि 0 से ही शुरू करूं? 0 से ही शुरू होगा। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? क्या प्रोडक्ट का ग्राफ मैं नीचे से बनाऊंगा? क्या समय के साथ बढ़ेगा? जैसे पहले बढ़ता था वैसा तेजी से, मतलब जितने समय में इतना था, जितने समय में, अब नए वाले में ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ग्राफ पढ़ना आता है ना? पहले इतने समय में सफेद वाले पे इतना था, लेकिन अब इतने समय पीले वाले पे इतना है। तेजी से बढ़, तेजी से घट रहा है, तेजी से बन, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा। नाउ लिसन केयरफुली, क्या आप सबने काइनेटिक्स पढ़ा है? क्या आर बराबर के इंटू सी की पावर एन होता है? बोलो ना यार। नाउ लिसन केयरफुली, अगर कंसंट्रेशन सेम है, अगर कंसंट्रेशन कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन बदलता है कि नहीं बदलता? नहीं बदलता, लेकिन फिर भी रफ्तार बदलता है। फिर भी रफ्तार, आपको सारा फंडा सिखाया है, क्योंकि जब कैटलिस्ट आता है तो ये बदलता है, ये बदलता है, तो के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। याद है? अरे याद है। कैटलिस्ट किसे बदलता है? और जब ये बदलेगा तो के बदल, और के बदलेगा तो रफ्तार बदल। उसी कंसंट्रेशन पे रफ्तार ज्यादा होगी कम होगी? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अगर 100 में पहले 10 था तो 100 में 20 होगा। अगर 40 में पहले 5 था तो 40 में अब 6 होगा। समझ में आया तो हाँ कहना। ये बहुत डेप्थ फीलिंग है, समझ में आया तो हाँ कहना। पहले कितना था? 40। कितना था? अरे यस और नो? जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें जो इक्विलिब्रियम आया था, क्या वो 40 और 60 पे आया था? 40 पे इसकी रफ्तार क्या थी और इसकी रफ्तार? अब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आए तो फिर से 40 और 60 हो जाए। पहले 40 सेकंड में हुआ करता था, 25 में हो जाए। इतना तो दुनिया समझ जाती है, अब जो समझा रहा हूं समझ के बताना। मान लो यहाँ पे 25 है, मान लो यहाँ लिखा मैंने 40, यहाँ लिखा मैंने, लेकिन अब बताओ 25 सेकंड में 40 कंसंट्रेशन पे जो रफ्तार पहले थी वही एक उससे ज्यादा है। 60 में जो रफ्तार पहले थी वही उससे ज्यादा है, क्योंकि अब जिसके जीवन में कौन है? कैटलिस्ट। जा रहा, तेजी से आ रहा। हाँ, जितना उसने बढ़ाया फॉरवर्ड को उतना ही बढ़ाया बैकवर्ड को, इसलिए अंतर समझ में आने वाला नहीं है। एक हाइपोथेटिकल नंबर बोल दो, 6 मान लो। अब जब 40 और 60 है, 40 और, तो आगे जाने की रफ्तार 6, पीछे आने की रफ्तार 6, अंतर समझ में आने वाला। मगर जो रफ्तार पहले था वो रफ्तार अब नहीं है। यही कैटलिस्ट का खेल है। इसीलिए जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ग्राफ बनाया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा आता है। जरा सुनिएगा, सुन रहे हो? ये था पहले 40 सेकंड, क्या था? क्या रेट घट रहा है? क्या ये बढ़ रहा है? लेट्स इमेजिन घटते घटते बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे दोनों हो गए से। मान लो पहले क्या इसकी वैल्यू 5 थी, अब 5 से ज्यादा होने वाला, 5 से ज्यादा होने वाला है। एक बात, जो पहले 40 पे होना था वो और पहले होने वाला है। दूसरी बात, ये मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है कैटलिस्ट वर्सेस टाइम का, समझ पाए क्या? नहीं समझे? पहला सवाल, सर आपने ग्राफ इधर क्यों बनाया? क्योंकि बेटा विक्रम पहले आएगा। सर आपने ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि जो रेट पहले था वो रेट नहीं है। अगर वही रेट रहा तो फिर कैटलिस्ट ने किया क्या? इज दिस क्लियर? सर ये ग्राफ ऊपर से क्यों शुरू हुआ? क्लियर है? ये ग्राफ जीरो से क्यों शुरू हुआ? क्लियर है? बोलो ना यार। अब जो कह रहा हूं पूरी क्लास ध्यान सुनना। आप लोगों को जो याद होता है शायद कई बार वो ये याद होता है, आप लोग हमेशा ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। किसका बनाते हैं? फील करो, फील करो, फील करो। पहला सवाल, क्या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा हो सकता है? क्या सवाल बोला, मैं रिपीट करो। हो सकता है?
मान लो रिएक्टेंट घटते घटते हो गया 50, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते हो गया, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, घटते घटते बढ़ते बढ़ते। जीवन में कैटलिस्ट मिलाओ, कैटलिस्ट आएगा, तेजी से घटाएगा, तेजी से घटाएगा, तेजी से बढ़ाएगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा जो कि पहले आएगा, फिर से 50 और 85 हो जाएगा। वो ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। बेटा कुछ नहीं समझना, लिख लो ऐसा ग्राफ होता है, याद करो, रट्टा मार खुशियां हजार। बेल हो गई क्या? आपके पास नया वाला मॉड्यूल है क्या? ऑफ कोर्स नया वाला ही है आपके पास, मुझे वो मॉड्यूल देना। अरे आप नए हैं तो मॉड्यूल भी तो नया होगा ना। मॉड्यूल नहीं लाए? क्यों चले आए? बहुत भारी हो जाता है बस्ता। हाँ लाइए जरा। अच्छा एक बार लिख रहे जल्दी से। ठीक है, तो मॉड्यूल में एक छोटा सा करेक्शन रहेगा, राइट? अभी भी वही है। अब आप समझदार है, समझ जाइएगा। वापस कर दो बेटा, थैंक यू। नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। लिख लिया होगा। आज मैंने आप सबको डिफाइन करके बताया इक्विलिब्रियम क्या है, और बहुत सरल भाषा में कोई आपसे इक्विलिब्रियम क्या है बता दोगे? वो लम्हा, वो पल, वो जब सब कुछ थम सा जाता है, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कैटलिस्ट जीवन में आएगा जो होता था पहले हो, मगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल नहीं पाएगा। ये सारी बातें कैसे लिंक होंगी नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस, चलेगा? आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, ध्यान से लिख देना, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यहां लिख दो। ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नहीं। लिखो वहां प्लीज, ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नहीं। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टुडेज लेक्चर, प्लीज 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 रिवाइज टुडेज लेक्चर। कर रहे हो रिवाइज ना? करके आइए, हमें आयनिक तक चलना है बच्चे, है ना? थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, मगर यार चैप्टर है ऐसा आयनिक, तो क्या करे, थोड़ा चाहिए डेडिकेशन, ठीक है? थोड़ा सा बस, डेली होमवर्क और 15 सवाल, राइट? और 15 सवाल करना है। मोल कंसेप्ट धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो। अभी जैसे प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा उसके बाद फिर मैं डिस्कशन का स्टार्ट करूंगा। पहले मुझे और सवाल कराने हैं, वो करा दो, उसके बाद फिर आपको, ठीक है? जो नहीं बन रहे घबराना नहीं, मैं सारे डिस्कस करूंगा। आपका पेपर नेक्स्ट वीक है ना, तब तक बाकी पढ़ते रहे, चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। दो उसके बाद फिर आपको, ठीक है? जो नहीं बन रहे घबराना नहीं। ग्राफ है, ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नहीं। लिखो वहां प्लीज, ये रेट वर्सेस टाइम। लिख लिया होगा। आज मैंने आप सबको डिफाइन करके बताया इक्विलिब्रियम क्या है, और बहुत सरल भाषा में कोई आपसे इक्विलिब्रियम क्या है बता दोगे? वो लम्हा, वो पल, वो जब सब कुछ थम सा जाता है, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कैटलिस्ट जीवन में आएगा जो होता था पहले हो, मगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल नहीं पाएगा। ये सारी बातें कैसे लिंक होंगी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, चलेगा? आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, ध्यान से लिख देना, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यहां लिख दो। ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नहीं। लिखो प्लीज, ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नहीं। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टुडेज लेक्चर, प्लीज 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 रिवाइज टुडेज लेक्चर। कर रहे हो रिवाइज ना? करके आइए, हमें आगे तक चलना है बच्चे, है ना? थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, मगर यार चैप्टर है ऐसा आने तो क्या करें, थोड़ा चाहिए डेडिकेशन, ठीक है? थोड़ा सा बस, डेली होमवर्क 15 सवाल, राइट? और 15 सवाल करना है, मोल कंसेप्ट धीरे सॉल्व कर रहे हो। अभी जैसे प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा उसके बाद मैं डिस्कशन का स्टार्ट करूंगा। पहले मुझे और सवाल कराने वो करा दो, उसके बाद फिर आपको, ठीक है? जो नहीं बन रहे घबराना नहीं, सारे